नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। और साथियों, ये है सवाल जवाब का 53वां एपिसोड, जहां पे होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। मोहित करोपदी जी ने पूछा है, एनी रिव्यूज अबाउट गेरा, इज इट सेफ टू बाय ड्यूप्लेक्स फ्लैट इन देयर प्लैनेट ऑफ जॉय प्रोजेक्ट वेयर दे रजिस्टर 2 फ्लैट्स टू फॉर्म ए सिंगल ड्यूप्लेक्स फ्लैट। देखिए, पहली चीज तो मोहित जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सॉन्ग ऑफ जॉय जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं, प्लैनेट ऑफ जॉय, इस नाम का अभी कोई भी प्रोजेक्ट रेरा पे रजिस्टर्ड नहीं है। हो सकता है कि फ्यूचर में इस नाम का प्रोजेक्ट आए। पर हाँ, जहां तक आपका सवाल है कि अगर आप 2 डुप्लेक्सेस को जोड़ के एक डुप्लेक्स बनाना चाहते हैं और वो बिल्डर आपको बेचना चाह रहा है, तो देखिए यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट होंगे। पर अगर आप लीगली देखें तो ये एक तरीके से वाजिब नहीं है कि आप 2 फ्लैट को ज्वाइंट कर सकें, क्योंकि उसका ऑलरेडी जो है सैंक्शनिंग 2 फ्लैट के रूप में, 2 डुप्लेक्सेस के रूप में लिया गया है। तो या तो वो बिल्डर उस तरीके से उसकी सैंक्शनिंग ले ले, आप इस पे बात कर सकते हैं। अगर वो ज्वाइंट का सैंक्शनिंग लेके आपको बेचें तो ज़्यादा अच्छा है, वो आपके लिए लाइफ टाइम सेफ रहेगा। जब आप बेचने जाएंगे तो भी आसानी से बेच पाएंगे। यदि आप 2 फ्लैट को ज्वाइंट कर रहे हैं, बाहर से आपके 2 यूनिट्स दिख रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। आप उसमें चेक कर लें कि उसमें क्या क्या जो है खर्चे आएंगे, और जब आप फ्यूचर में कभी एग्जिट करना चाहेंगे तो आप सेपरेट यूनिट ही बेच पाएंगे। क्योंकि किसी भी, अगर आप सोसाइटी में देखें जहां पे आइडेंटिकल फ्लैट बेचे जा रहे हैं, वहां पे कोई डबल साइज का फ्लैट बहुत ही कम चांसेस है कि वो खरीदेगा। तो इस बात को ध्यान रखें। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म पे रहने के लिए देख रहे हैं तो बिल्कुल सोच सकते हैं। और जैसे ही ऐसा प्रोजेक्ट एक बार रेरा रजिस्टर्ड हो जाता है तो इसका पूरा रिव्यू भी आपके सामने ले आएंगे, जिसमें डिटेल में जानकारियां आपको मिल पाएंगी। आगे पहले देख लेते हैं। सागर भलोडिया जी हैं, इनका सवाल है, हेलो सर, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच। आई एम प्लानिंग टू बाई 3 BHK फ्लैट इन न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट, द एड्रेस ऑन द बानेर लिंक रोड। कैन यू प्लीज let me know your viewpoint about the builder and locality? Will it be wise decision to buy 3 BHK flat there? Also there is a Ram Nadi passing by the project, which is a type of nala. Would it impact me in any way residing there in future? देखिए, अब अगर आप पूरे प्रोजेक्ट के डिटेल की बात करेंगे तो यहाँ पे 2-3 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ आप समझिए कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक तरीके से ज्वाइंट वेंचर में बनाया जा रहा है। नाइक नोरे, प्राइड और भी 1-2 बिल्डर हैं जो मिलके इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। टोटल जो प्रोजेक्ट साइज रेरा पे हमें दिख रहा है 1.84 एकर्स का दिख रहा है। 3 टावर हैं जिसमें शॉप, 3 BHK और 4 BHK प्रोवाइड किए जा रहे हैं। प्लस पॉइंट देखें तो इसका लोकेशन प्लस पॉइंट है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इन्वेंट्री देखेंगे तो 4 BHK के सिर्फ 25 एक यूनिट है। वहीं अगर आप 3 BHK देखें तो लगभग 150 यूनिट जो है 3 BHK के रहने वाले हैं और 11 शॉप्स रहेंगे। तो बड़े फ्लैट होने की वजह से नंबर ऑफ फ्लैट्स इस सोसाइटी में कम है। पर समझने वाली बात यह है कि प्रोजेक्ट छोटा है, नंबर ऑफ एमिनिटीज़ भी कम है। यदि आपके यहाँ बच्चे नहीं हैं और आप ज़्यादा एमिनिटीज़ का यूज़ नहीं करते तो बिल्कुल आप इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी बात जो आप नाले की कर रहे हैं, देखिए पास से ही होके गुजर रही है मूला रिवर और जो वहां कनेक्ट हो रही रिवर राम नदी, तो इस प्रोजेक्ट के पास से जो होके जा रहा है वो राम नदी नहीं है। अगर आप इसके रेरा पे लेआउट देखेंगे, प्लान लेआउट, तो उसमें दिख रहा है नाला जा रहा है। नाला यहां सामान्यतः उस चीज को कहते हैं जहां पे पानी का, जो बरसात का पानी है वो सीधा नदी में छोड़ दिया जाता है। क्योंकि अगर वो सीवर लाइन आप कहेंगे तो सीवर लाइन को बिना ट्रीट किए आप नहीं छोड़ सकते। वो अलग बात है कि पुणे के तमाम हिस्सों में आप देखेंगे डायरेक्ट नाले जो है, सीवर लाइन भी नदी में कनेक्ट कर दी गई, और यही कारण है कि नदी काफी गंदी भी रहती है। उसको हमने मल्टीपल वीडियोज में आप लोगों के सामने दिखाया भी है। यहां अगर आप देखें तो राम नदी में जो जाके जो जुड़ रहा है वो नाला है और आपके प्रोजेक्ट के बगल से नाला ही जा रहा है। तो बरसात के समय में इसमें पानी बहेगा। पर आपको पता ही है तमाम सोसाइटीज, तमाम जो है गुंठेवारी प्रोजेक्ट के जो सीवर लाइन है वो डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इसमें की थोड़ी समस्या हो सकती है। आप बिल्डर से बात करें, क्या उनके अगर हद में आ रहा है तो उतने पैच को अगर वो एक तरीके से RCC वॉल डाल के ऊपर से कवर कर सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि तमाम बिल्डर ने ऐसा किया है। अभी हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट रिव्यू किया था पुणे ईस्ट से, जो कि टिंगरे नगर में था, 29 गोल्ड कोस्ट। वहां पे भी बीच से होके जो है नाला जा रहा है, पर वो पूरी बुरी तरीके से बदबू करता है। कारण क्या है कि वो जो है डाइसेक्ट कर रहा है पूरे प्रोजेक्ट को। पर बिल्डर ने वहां पे ये प्रॉमिस किया है कि वो पूरा RCC वॉल करके ऊपर से कवर कर देंगे, तो वो समस्या
दूर हो जाएगी एज फॉर एज सोसाइटी इज कंसर्न। तो वो चीज आप बिल्डर से बात कर सकते हैं। ये थोड़ी स्मेल की समस्या आप समझ के रख सकते हैं, पर इसे आप एक प्लस पॉइंट के रूप में अगर देखिए, जो कि मूला रिवर है और राम नदी है, तो वाटर लेवल जो है वो आपका थोड़ा रिचार्ज रहेगा। यानी कि अगर हम इसे समराइज करें, आप यहाँ बच्चे नहीं हैं, आप एमिनिटीज ज़्यादा यूज नहीं करेंगे और आप 2025 तक वेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लोकेशन अच्छा है, 40 फीट का 12 मीटर का जो है रोड है और उसी पे जो है शॉप प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बड़े फ्लैट होने की वजह से यहाँ पे लिमिटेड फैमिलीज रहेंगी, 180-185 फैमिलीज के आसपास यहाँ पे रहेंगे। तो इसमें से जैसा भी आपको लगता है उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपको डिटेल में समझना है तो आप हमें दिए हुए नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। कुछ और भी अगर आपके कंसर्न है तो उस पर हमारे एक्सपर्ट आपसे डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सुदीप दास जी, और इन्होंने पूछा है, डू यू थिंक विमान नगर एंड अदर नियर बाई एरियाज टू द करंट पुणे एयरपोर्ट विल स्टार्ट लूजिंग इट्स वैल्यू वंस द एयरपोर्ट मूव्स टू पुरंदर इन फ्यूचर? देखिए सुदीप जी, पहली चीज, इसे होने में समय है, इसे टाइम लगेगा होने में। मैं समय क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक प्रोजेक्ट के लिए जितने रिक्वायर्ड लैंड पार्सल को एक्वायर करना है वो अभी हो ही नहीं पाया है पुरंदर में भी। तो एक बार पहले वो लैंड एक्वायर हो जाए, उसकी रूपरेखा बना ली जाए, टाइमलाइन सेट कर लिया जाए, तब वो बात आएगी। उसके अलावा आप देखें कि ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा, एक तरीके से जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे कार्गो एयरपोर्ट बनाए जाने की बात की जा रही है। यानी कि अगर वो एयरपोर्ट बन भी जाता है तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स को जो है इमीडिएट वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा कि नहीं, इस पे जो है एक सवाल है। हो सकता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स और जो कार्गो के लिए मेन हब वहाँ पे बनाने वाले हैं, क्योंकि पुणे के आसपास जो मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, जो तमाम चीज़ें हैं वो वहीं के थ्रू देश के बाकी हिस्सों में और दुनिया के बाकी हिस्सों में भेजे जाने का प्लान है। तो जब भी वो एग्जीक्यूट होगा, मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप फ्लाइट का फ्रिक्वेंट यूज़ कितने % लोग करते हैं ये भी हमें सोचना होगा। और अगर हम अपने साल भर का टाइम टेबल निकाल के देखें, हम 4 से 5 बार यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे 10 से 15 किलोमीटर अगर कोई एक्स्ट्रा इधर उधर भी जाता है तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स इतनी जल्दी मूव नहीं होने वाली हैं, क्योंकि अभी तो एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू भी नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। अमोल राणे जी हैं, इनका सवाल है, बिल्डर हैज प्रोवाइडेड रेरा सर्टिफिकेट विद रेरा नंबर मेंशन्ड इन इट and said that it's government's responsibility to update project detail on Maharera portal and builder won't be updating that. Question, can you please confirm who updates any project details on RERA site, builder or government authorities? देखिए बड़ा अच्छा सवाल पूछा है अमोल राणे जी आपने। पहली चीज, महारेरा है क्या? महारेरा एक ऐसी अथॉरिटी है कि जो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट से सैंक्शनिंग्स लेते हैं, चाहे इन्वायरमेंट क्लियरेंस की बात कर लीजिए, चाहे आप NA सैंक्शनिंग की बात कर लीजिए, चाहे आप आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट की बात कर लीजिए, बिल्डिंग प्लान की बात कर लीजिए, लेआउट प्लान की बात कर लीजिए। ये जो सारी चीज़ें हैं, टाइटल सर्च रिपोर्ट से लेके सारी चीज़ें जो आप बिल्डिंग बनाने के लिए पहले भी लेते थे, पर 2017 1 मई के बाद से जब से रेरा पिक्चर में आया है, महारेरा खासकर अगर हम बात करें इस स्टेट की, महाराष्ट्र की, तब से जो है ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको एक पोर्टल पे डालना होता है और फिर आपको एक नंबर दे दिया जाता है। यानी कि आप यूं कहें कि आप अपना एक वेबसाइट बना लेते हैं, आपका एक यूनिक जो है URL मिल जाता है, महारेरा का आगे है और उसको स्लैश करके प्रोजेक्ट वाइज आपका एक URL मिल जाता है, जहां पे हर समय कोई भी बदलाव आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट 10 एकड़ का है और उन्होंने वहां पे 10 बिल्डिंग बनाने वाले हैं, पर उन्होंने पहला रेरा जो लिया है वो 2 बिल्डिंग के लिए लिया है। तो आने वाले जो बिल्डिंग्स हैं, जो 8 बिल्डिंग और बनने वाले हैं, उसमें क्या फेरबदल हो रहा है, कितना उसकी हाइट बढ़ रही है, घट रही है, उस पर किस तरह का इन्वेंट्री आ रहा है, ये सारी चीजें जिम्मेवारी है बिल्डर की उस पर अपलोड करने की, ना कि अथॉरिटीज की। अथॉरिटीज सिर्फ उसे स्क्रूटनाइज करते हैं कि जो चीजें आपने अपलोड किया है वो ठीक है या नहीं, और खासकर वो तब एक्शन में आते हैं जब कोई कंप्लेन करता है, जब कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो जिस तरीके से सैंक्शनिंग ली गई थी वैसा नहीं किया जा रहा है, कोई उस पर कंप्लेन करता है, तब अथॉरिटीज उस पर अपना एक तरीके से एक्शन प्लान तैयार करती हैं। पर जहां तक रही बात अपडेट करने की, तो ये बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बिल्डर ऐसा कह रहा है तो या तो वो महारेरा के बारे में जानता नहीं है या फिर वो आपको गुमराह कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखें, हमने पीछे एक वीडियो भी बनाया हुआ है जहां पे तमाम प्रोजेक्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, केवल इसलिए क्योंकि वो टाइम पे उसे एक तरीके से अपडेट नहीं कर रहे हैं। और अभी महारेरा ने तो एक नया जो है रूल निकाल दिया है कि आपको क्वार्टरली अपडेट करना मैंडेटरी है।
क्योंकि अगर आप एक दो बार ऐसा नहीं करते हैं, क्वार्टरली अपडेट नहीं करते हैं, तो आपके प्रोजेक्ट को बैन किया जा सकता है प्रमोशन के लिए, ना कि कंस्ट्रक्शन के लिए। कई लोगों के दिमाग में ये जाता है कि बैन कर दिया गया यानी कि अब वो बिल्डर बनाएगा ही नहीं, जो उसने बेचा वो बनाएगा, पर नई इन्वेंट्री वो बेच नहीं सकता है। पहले इस चीज को रिजॉल्व करें कि आपने अपडेट क्यों नहीं किया, और आगे के लिए आप जो है एक तरीके से एफिडेविट दीजिए कि हम टाइमली अपडेट करेंगे। फिर आप जो है अपने एक तरीके से रेरा रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि आप प्रमोशन कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये पूरी जिम्मेदारी पूरी तरीके से बिल्डर की है कि आपने उस क्वार्टर में कितने यूनिट बेचे हैं उसका अपडेट डालिए। आप कुछ नए बिल्डिंग ला रहे हैं तो उसका अपडेट भी आपको ही करना है, बिल्डर को ही करना है। तो ये जो है आप उनसे साफ तरीके से बात कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कुशाग्र त्रिपाठी जी हैं और इनका सवाल है डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेस चेकलिस्ट बिफोर बाइंग ए रीसेल प्रॉपर्टी। देखिए कुशाग्र जी, पहली चीज तो जब भी आप रीसेल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको सर्च टाइटल देखना चाहिए। देखिए लैंड के केस में हमने सर्च टाइटल काफी सुना है, पर जब रीसेल की बात आती है तो हमें लॉयर से सर्च टाइटल रजिस्ट्रार ऑफिस से निकालना चाहिए कि आखिर ओनरशिप किसकी किसकी रही है पहले। हो सकता है उसने भी रीसेल खरीदा, हो सकता है उसने डायरेक्ट बिल्डर से ही खरीदा हो, तो वो एक चीज रजिस्ट्रार ऑफिस से वो निकल जाएगा कि किसका वो पर्टिकुलर यूनिट था और किसने परचेज किया, और अब जो बेच रहे हैं क्या वही हैं, कितने उसमें लीगल लोग हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों हैं या बच्चों का भी नाम है, ये चीजें भी वहां से दिख जाती हैं। साथ ही साथ आपको एनओसी भी लेना चाहिए, केवल जो है सोसाइटी का एनओसी ही नहीं बल्कि आपको बैंक से भी एनओसी लेना चाहिए कि क्या उन्होंने टाइमली अपना लोन रिपेमेंट किया है, उसकी ईएमआई पे की है, क्या उन्होंने बीच में कुछ ऐसा तो नहीं है कि उनकी ईएमआई नहीं पे की गई है। ये चीज आप पहले ही समझ लें, जिससे जब आप अपने लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें काफी आसानी होगी, पिक्चर आपके लिए क्लियर होगा। एनओसी सोसाइटी से क्यों लेना चाहिए कि उनका मेंटेनेंस पूरा भरा गया है कि नहीं भरा गया है, इसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। साथ ही साथ आपको लेटेस्ट जो है प्रॉपर्टी टैक्स भी देख लेना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी टैक्स भरा गया है, और अगर भरा गया है तो उसका लेटेस्ट स्लिप आपके पास आ जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको ओसी भी लेना चाहिए, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और पोजीशन सर्टिफिकेट, क्योंकि अगर आप रीसेल ले रहे हैं जाहिर सी बात है कि कई ऐसे सोसाइटीज में आप खरीद रहे होंगे जहां पे रेरा के पहले कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो पहले पोजीशन लेटर भी दिया जाता था, यानी कि आर्किटेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करता था बिल्डर को, और बिल्डर को उसे अथॉरिटीज में सबमिट करना होता था। फिर चीजें स्क्रूटनाइज होती थी कि जिस हिसाब से आपने सैंक्शनिंग ली थी क्या उसी हिसाब से आपने बनाया है, क्या फायर फाइटिंग सिस्टम हो गया, बिल्डिंग की हाइट हो गई, लेआउट यूज करने की बात हो गई, क्या आपने सही तरीके से जैसा सैंक्शनिंग लिया था वैसा बनाया है क्या। तो ये चीजें स्क्रूटनाइज होके पोजीशन लेटर भी बिल्डर इशू करते थे, तो वो भी आपको देखना चाहिए। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जैसे ही आ जाता है फिर सेल डीड जो है एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि जब आपने प्रॉपर्टी खरीदा था तो बुकिंग के 1 से 1.5 महीने बाद आपने एग्रीमेंट टू सेल किया, यानी कि आप और बिल्डर के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है कि आप इस समय पे इतना इतना पैसा देते जाएंगे और इस समय बिल्डर आपको पोजीशन दे देगा। अब पोजीशन मिल जाने के बाद जब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ गई, यानी कि अब वो प्रीमाइसेस रहने योग्य हो चुका है, तब वहां पे सेल डीड एग्जीक्यूट किया जाता है कि जितना हमने प्रॉमिस किया था वो हम डिलीवर करने जा रहे हैं, और बायर की तरफ से जितना अमाउंट आना था वो हमें आ चुका है। तो उसी एग्रीमेंट टू सेल को सेल डीड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता था और हर किसी को पता भी होगा, तो वो चीज़ों को भी आपको देख लेना चाहिए। एक अच्छे वकील से आपको जरूर संपर्क करना चाहिए जिससे इन सारे प्रोसेस को आप देख सकें, समझ सकें। कोशिश करेंगे कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएं, पर आशा करते हैं इस इंफॉर्मेशन से आपको हेल्प मिली होगी। आगे चलते हैं, सुशील गोसावी जी हैं और इनका सवाल है प्लीज गाइड अस फॉर मंत्रा वंडरलैंड। देखें वंडरलैंड के लिए काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आया है और हमारी कोशिश है कि आने वाले 7 से 8 दिन में इस प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल रिव्यू तैयार कर लिया जाए। फिर भी अगर थोड़े में इसको ब्रीफ दें आपको, तो ये पूरा जो लैंड साइज है ये 3.9 एकड़ का है। ये जो है आपका एक तरीके से सर्वे नंबर 9 to 14 में आता है, जहाँ पे 1989 पे तमाम ट्राइब लोगों को यहाँ के कलेक्टर ने लैंड इशू किया हुआ था, जो लगभग आप कह सकते हैं 79 गुंठा, लगभग 2 एकड़ के आसपास जो है सबको अलॉट किया गया था। और बाद में धीरे धीरे ये इसका टाइटल चेंज किया गया। मैक्सिमम लैंड पार्सल को जो सर्वे नंबर 9 to 14 है उसमें ऑक्सफोर्ड ने खरीदा, तमाम लैंड पार्सल को वहाँ के लोकल लोगों ने परचेज किया। तो उन्हीं में से ये ज्वाइंट वेंचर में इस कंस्ट्रक्शन को किया जा रहा है। 3 टावर हैं जहाँ पे 7 विंग रहने वाली हैं, A B C D E F करके इस तरीके से।
यानी कि आप ये मान के चलिए कि 3 टावर रहेंगे और अभी आखिरी के कुछ टावर का जो है रेरा लिया गया है, जिसमें डुप्लेक्सेस भी हैं, कुछ लिमिटेड 1 BHK भी हैं, 2 3 BHK और 3 BHK का डुप्लेक्स प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कि और अगर आप इसके एक तरीके से पोजीशन डेट की बात करिए तो एज पर रेरा ये 2026 में डिलीवर किया जाएगा। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से जो प्राइसेस हैं अभी प्रॉपर्टी के, अगर बाकी वहाँ पे मौजूद बिल्डिंग को देखें, बाकी प्रोजेक्ट्स को देखें तो उससे कहीं ना कहीं कम्पिटिटिव प्राइस पे है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। एमिनिटीज़ भी ठीक ठाक हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट का साइज लगभग 3.9 एकड़ 4 एकड़ का है और नंबर ऑफ फ्लैट लगभग 550 बनाए जाएंगे। आगे चल के अगर कुछ इसकी हाइट बढ़ती है, क्योंकि अभी पूरे प्रोजेक्ट का रेरा नहीं आया है, तो शायद नंबर ऑफ फ्लैट्स बढ़ भी सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे दिख के आ रही है कि इसका पोजीशन काफ़ी टाइम लगेगा, अर्ली स्टेज पे है। यदि आपके पास फंड फ्लो स्ट्रांग नहीं है, आप लंबा पोजीशन जो है देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी आप वेट कर लें, इसका पूरा डिटेल एनालिसिस जल्द से जल्द, और कोशिश रहेगी कि हफ्ते 10 दिन में इसे आपके सामने लाया जाए। आगे चलते हैं। संकेत गाढ़े जी हैं, उनका सवाल है, व्हेन वी डू एग्रीमेंट वी हैव टू गिव 2 to 3 years advance maintenance to builder while taking position for entire project, but what if we get flat position and do not get the amenity ready during the position? So can we ask builder to reduce the maintenance as this is taken for entire premises including amenities? Kindly give clarity on this and how to take an approach. देखिए संकेत जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है, पर आप एक चीज समझने की कोशिश करिए। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आप इन मुद्दों पे पहले ही बिल्डर से क्लैरिटी ले सकते हैं। अब होता क्या है, मेंटेनेंस आखिर किस चीज़ का लिया जाता है? मेजरली मेंटेनेंस आपका है जो कॉमन एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, जैसे आपका लिफ्ट है, लाइटिंग है, इन सब पे जो खर्च आ रहा है, प्लस जो आपको पानी प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस जो आपको सिक्योरिटी वहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं उनका जो खर्चा आ रहा है, वहाँ पे जो मेंबर्स रहते हैं जो इन सब चीज़ों को देखभाल कर रहे हैं, प्लस आपका हाउसकीपिंग, ऐसे छोटे बड़े तमाम जो खर्चे हैं उसके लिए आप मेंटेनेंस हर महीने जो है सोसाइटी को या फिर बिल्डर को कुछ तय सीमा तक देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एमिनिटीज़ को मैनेज करने के लिए भी खर्चा आता है, जो आपने वैलिड क्वेश्चन यहाँ पे किया हुआ है, पर जो इसका मैक्सिमम पोर्शन है 90-95%, वो जैसा मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, क्लीनिंग, इन सब के लिए खर्च किया जाता है। और बिल्डर कई बार ऑन अ हायर साइड आपसे मेंटेनेंस इसलिए भी लेके रखते हैं क्योंकि जब आप जिस दिन शिफ्ट होते हैं तमाम टूट फूट भी होते हैं, जैसे कॉर्नर्स की बात कर लिए, पेंट गंदा होता है, लिफ्ट में कई बार समस्याएं होती हैं। इसीलिए जब देखिए नए प्रोजेक्ट का पोजीशन आता है तो कई बार सर्विस लिफ्ट में प्लाईवुड लगाया जाता है, जिससे कि जो लिफ्ट का वॉल है वो खराब ना हो, उस पर स्क्रैचेज ना आए, बटन टूट फूट ना हो, इस वजह से ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो बिल्डर मान के चलता है कि 5-10% खर्चा उसको क्लीनिंग, रीपेंटिंग पे करना पड़ सकता है तमाम जगहों पे, अगर वो शिफ्टिंग के दौरान आया है, क्योंकि तमाम लोग जो है इंटीरियर का काम भी कराते हैं, उसमें कुछ न कुछ टूट फूट की संभावनाएं रहती हैं। तो अब अगर आप इसे एज ए टाइम ऑफ बुकिंग जो है नहीं डिस्कस किए हैं तो बिल्डर आपका एग्रीमेंट के बाद इन चीज़ों पे डिस्कस नहीं करने वाला है। दूसरी चीज़, आप मेंटेनेंस जो है एट द टाइम ऑफ पोजीशन देते हैं, ना कि एग्रीमेंट के समय। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट 50 लाख रुपीज़ है, जिसमें आपको कॉर्पस फंड, जो कि सिंकिंग फंड के नाम से भी जाना जाता है, कंटिजेंसी फंड के नाम से भी जाना जाता है, वो और 40-50 हज़ार रुपये मेंटेनेंस आपको देना है, जो कि पैकेज का पार्ट है। लेकिन वो आपको देना है जिस दिन आप बिल्डर से चाबी लेके उसमें एंटर होंगे, या फिर जिस दिन बिल्डर कह देगा कि हमारा प्रीमाइसेस रेडी है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ चुका है, अब आप आके रह सकते हैं। जिस दिन आपको उसने लेटर दे दिया, भले आप पोजीशन लीजिए या ना लीजिए, उस दिन से आपका मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाता है। तो मेजरली आप ये देखिए कि बिल्डर अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपका 2 बिल्डिंग का ही जो है पोजीशन आया है, बाकियों का भी बन रहा है और एमिनिटीज बिल्कुल नहीं बनाया, तो बिल्कुल आप इस पे बात कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः क्या होता है, जब पोजीशन आता है तो आपका पोजीशन देने के बाद बाकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू किया जाता है। 6 महीने 3 महीने के बाद बाकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जाता है। तो मोर और लेस वो 50-70% जो है एमिनिटीज का हिस्सा रेडी भी कर देते हैं जब उनका पहला पोजीशन आता है। तो मुझे नहीं लगता कि बिल्डर इस पे कुछ खास जो है निगोशिएट करने वाला है, पर बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि आप एक बार बिल्डर से बात कर सकते हैं, भाई आप कितनी चीज़ें पोजीशन देंगे, क्या आप मेंटेनेंस कुछ कम कर सकते हैं। पर जैसा मैंने आपको बताया, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी और आपका हाउस कीपिंग, इन सब चीज़ों में ज़्यादा खर्च होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि बिल्डर उसमें निगोशिएट
करेगा। तो आप में उससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। आप ये भी मान के चलें कि जब सोसाइटी फॉर्म होगी तो आपको कॉर्पस फंड जो है सोसाइटी के नाम पे हैंडओवर कर दिया जाएगा, और जो आपने तोड़ फोड़ या कुछ नॉर्मल चीज़ें हुई हैं बिल्डर उसे फिक्स करके दे, ये जरूर इंश्योर कराइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने सोसाइटी फॉर्म कर दिया और जो कुछ वेयर एंड टियर है वो भी बिल्डर एड्रेस नहीं कर रहा है। तो इस बात का ध्यान जरूर लें। कोशिश करें कि इस बात को रिटन फॉर्म में मेल पे आप लोग जरूर ले लीजिए बिल्डर के माध्यम से, जिससे पोजीशन के समय या पोजीशन लेने के बाद आपको ऐसी कुछ समस्या ना झेलनी पड़े। आगे चलते हैं। सुरेंद्रन द्रविड़ जी हैं, इनका सवाल है, माय क्वेश्चन इज देयर ए स्पेसिफाइड डायमेंशन फॉर ओपन और कवर्ड कार पार्क दैट द बिल्डर शुड प्रोवाइड। देखिए, अभी इसका एग्जैक्ट डायमेंशन का कोई ऐसा रूल नहीं है। ये माना जाता है कि आप आराम से अपनी कोई भी सेडान कार या जो बाइक पार्किंग उसे पार्क कर सकें, पर हाँ इसका रेंज जो है ज़रूर है, जो आपको प्लान लेआउट में भी आप देख सकते हैं जो बिल्डर ने अपलोड किया है। अगर वहाँ पे डाउनलोड करने पे आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप बिल्डर से ब्लूप्रिंट मांग सकते हैं सैंक्शनिंग का। आमतौर पे अगर कार के पार्किंग की बात करें, चाहे वो ओपन हो या कवर्ड हो, साइज लगभग बराबर होती है, 130 से 135 स्क्वायर फीट का होता है। तो आप ये मान के चलिए अगर उसकी विड्थ 10 है तो उसकी लेंथ लगभग 13 फीट की होती है। तो 130 से 135 स्क्वायर फीट के बीच में रेंज करता है। तो जरूरी नहीं है कि उसकी विड्थ 10 ही फीट हो। अगर विड्थ 11 फीट हो गई तो प्रोपोर्शनेटली आपका लेंथ भी जो है थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि टोटल उसका जो स्क्वायर फीट है वो 130 से 135 आना चाहिए। वहीं बाइक पार्किंग के केस में ये 30 से 35 स्क्वायर फीट होता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 3/10, या जैसा मैंने कार के केस में कहा अगर विड्थ बढ़ती है तो उसका लेंथ प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा, पर टोटल एरिया 30 से 35 तक रहेगा बाइक पार्किंग का, और आपका 130 से 135 स्क्वायर फीट रहेगा कार पार्किंग के केस में। आगे चलते हैं। पंकज जी हैं और इनका सवाल है, आई हैव ए एग्रीकल्चरल प्लॉट इन मारुंजी गांव। इनिशियली आई हैड परचेज्ड दिस प्लॉट फॉर रेजिडेंशियल पर्पज इन ईयर 2001, but since the area was not developed for some time, I purchased my own flat in year 2006. I retained that plot for investment purpose. Over the time, many people have constructed house for residential. Illegal construction एक तरीके से आपने लिखा यहाँ पे. Now my plot is appearing in commercial zone. Some of my neighbor plot owners are suggesting that as a group raise object to convert it into residential zone. But since for me this plot is investment, I want to understand which type zoning will give me better return. Can you please help me understand as which has better investment returns? देखिए पंकज जी, काफ़ी अच्छा सवाल है और आपने इसे व्हाट्सएप करके पूछा भी है। तो देखें, पहली चीज़ तो आपका जो लोकेशन है काफ़ी अच्छा है, पोटेंशियल है, आईटी पार्क से घिरा हुआ है। हमें कोविड ने एक चीज़ सिखाया है कि जो रेजिडेंशियल का इन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें रेंटल यील्ड कम दे, आरओआई कम दे, पर वो चलता रहता है। कहीं ना कहीं कॉमर्शियल के ऑफिस के केस में ये उल्टा हुआ है। फिर भी अगर आपका ये प्लॉट ऐसी जगह पे है जहाँ से मेन रोड जा रहा हो और वहाँ पे आप एक तरीके से ग्राउंड फ्लोर पे शॉप दे सकते हैं, शॉप देने के सिचुएशन में है, तो आपको इसका कॉमर्शियल जोन कन्वर्जन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि शॉप का रेंटल अच्छा होता है। वो अगर कल को अगर आपको बेचना है तो उसकी वैल्यू भी अच्छी मिलेगी, यानी कि कैपिटल एप्रिसिएशन और रिकरिंग जो आपका इनकम है उसमें बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन अगर ये कहीं इंटरनल रोड पे है जहाँ पे आप ओपन शॉप नहीं दे सकते हैं और आप उसको पूरा प्रीमाइसेस एज ए कॉमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसका अप्रोच, उसका जो एक तरीके से रिकरिंग इनकम कहिए या फिर कैपिटल गेन कॉमर्शियल के केस में कम रहेगा, इतना अच्छा रहने की संभावना नहीं है। तो आप उसे रेजिडेंशियल जोन का प्लान कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आप इसे कन्वर्ट कराते हैं तो इसमें काफ़ी फंड की, जितना वहाँ का आपका रेडी रेकनर रेट है उसका कुछ हिस्सा 50%, 60% आपको गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को देना होता है, जो आपको लॉयर या आर्किटेक्ट वहाँ पे समझाएंगे, बताएंगे कि यहाँ पे ये फी लगता है। तो ये पहले आप देखिए क्या आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है क्या फर्दर उस पर आप इतना इन्वेस्टमेंट करने वाले, क्योंकि यहाँ पे आपने प्लॉट साइज मेंशन नहीं किया है। मान लीजिए आपका प्लॉट साइज 5000 स्क्वायर फीट है, क्या आप इस सिचुएशन में हैं कि उस 5000 स्क्वायर फीट का जो आज कॉस्ट बन रहा है आपका रेडी रेकनर रेट, उस पर क्या उतना खर्च आप करके उसे कन्वर्ट करा के फिर उस पर कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट लगा के फिर आप आरओआई लेना चाहते हैं? इसका गणित जरूर लगाइए,
क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है 2001 में। आई एम श्योर कि अब 20 साल बीत चुके हैं और हो सकता है कि आपको उसके प्लॉट की वैल्यू अच्छी खासी मिल रही हो। तो मेरी सलाह यह भी रहेगी कि अगर आपको उस पर मल्टीफोल्ड एक तरीके से इंक्रीमेंट मिल रहा है और उस पर आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करके फिर आप आरओआई लेना चाहते हैं, तो ये उतना समझदारी वाला डिसीजन नहीं कहा जाएगा। आप वहां से एग्जिट करिए, क्योंकि अब आप एक तरीके से ये जो अभी नया जोन आया है, यानी कि कॉमर्शियल जोन में आपका प्लॉट आ चुका है, तो कहीं ना कहीं अब आप अपने पीक पे पहुंच चुके हैं। यानी कि जो इंक्रीमेंट होना था उसका 80-90% आप ग्रैब कर चुके हैं। तो अगर आप इसे सेल करने के मूड में हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इसे सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करिए और कुछ ऐसे जगह पे तलाश करिए प्लॉट का या कोई अदर इन्वेस्टमेंट का, जहां पे आप फिर से कुछ इसी तर्ज पे इंक्रीमेंट ले पाए। क्योंकि आपने एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करके अच्छा खासा उस पर रिटर्न अब आपको दिख रहा है, फिर फर्दर उसी चीज पे इन्वेस्ट करके फिर आरओआई लिया जाए, शायद वो उतना अच्छा डिसीजन नहीं होगा और आपके लिए काफ़ी हेक्टिक भी होगा कि आप इसे कन्वर्ट कराएं, फिर कंस्ट्रक्ट करें और फिर उसे किसी को रेंट आउट करें या बेचें। तो इस पर भी आप विचार कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है ही, आप उस पर टेक्स्ट डाल के हमारी सलाह ले सकते हैं। हमसे जितनी मदद हो पाएगी आपको ज़रूर देंगे। आप में से किसी को भी यदि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कोई भी कंसर्न आ रहा है तो आप हमसे कनेक्ट जरूर करें। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले यदि आप सौदा घर से संपर्क करेंगे तो सौदा घर की ये मुहिम है कि आपको हर एक जानकारी पहुंचाई जाए जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ हो सके या जहां पे भी आप अपने रहने के लिए आशियाना ढूंढ रहे हैं वो सही और अच्छा हो सके। आशा करते हैं आप सभी को सौदा घर का यह प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।